हेलो एवरीवन। ये आज का लेक्चर है हमारा ज्योग्राफी का पहला लेक्चर है और इसको आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। और आपको दिख ही रहा है सोलर सिस्टम को हम इसमें डिस्कस करेंगे। मतलब देखिए, हम पहले सोलर सिस्टम किसका पार्ट होता है, यूनिवर्स का, उसी को हम पहले देखेंगे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो तभी हम उसको आगे बात करेंगे। कई जगह आप देखते होंगे सोलर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, वो समझना पहले आपको समझना चाहिए कि हमारा यूनिवर्स क्या है, फिर आप सोलर सिस्टम पर जाएंगे तो उतना वैल्यूबल रहेगा। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि यूनिवर्स क्या है, तो इसी में आपको इस चीज़ को हम बहुत डिटेल में समझेंगे। देखिए, मैं आपको पहले स्टार्ट करने से पहले लेक्चर मैंने आपको बोला था 25 तारीख को लॉन्च किया जाएगा, कोर्स स्टार्ट की जाएगी क्लासेस। तो आज 25 है, तो जो वादा किया था तो मैं उसी हिसाब से मैं आज पहले लेक्चर लेकर आया हूँ। बट मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा अभी आपके। देखिए, CHSL और CGL से पहले तो मैं इसको टारगेट करके लाया नहीं गया था इसको। कई लोगों ने बोला था प्राइस कम पड़ता है इसलिए आप सारे लेक्चर्स लेकर आ जाइए, मतलब कोर्स लेकर आ जाइए। तो देखिए, मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि पहले ज्योग्राफी का आपका 20 जो मार्च है वहाँ तक आप इसको समाप्त कर दिया जाए। 20 मार्च, आज के करीबन आप समझ लीजिए 20-22 दिन बचे इस कोर्स को समाप्त करने की। 20 तारीख, क्योंकि आपका अप्रैल मंथ में MTS है, आसपास SSC की कोई भी एग्जाम है नहीं, तो इसको टारगेट करके मैं करूँगा। बट मैं आपको पहले अपनी प्रायोरिटी बता देता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, थोड़ा चीज़ उसको समझिएगा, क्योंकि टारगेट करके ये बैच लाया नहीं गया। और मैं आपको शुरुआत से कहता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ को लाता हूँ थोड़ा डिटेल में, डेप्थ में, कॉन्सेप्चुअल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन साथ में रखता हूँ। तो एक चीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि फोर्सफुली मत कीजिएगा कि सर आप जल्दी जल्दी क्लासेस लेकर आइए, वो दिक्कत कर जाएगा आप लोगों के लिए। मैं तो प्रोवाइड करा दूंगा बट आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। तो मेरा पहला टारगेट है, क्योंकि स्टैटिक जीके हमने समाप्त कर लिया है, उसमें हमें कोई ज़्यादा दिक्कतें हैं नहीं। इसके बाद हिस्ट्री का हमने, मॉडर्न हिस्ट्री का ऑलमोस्ट हमने 70% कंप्लीट कर लिया। अब कुछ परसेंट बच रहा, उसको भी हम समाप्त कर देंगे। फिर एंशिएंट आएगा, मतलब वो भी समाप्त हो जाएगा हमारा 7-8 दिन के अंदर। इसके बाद हमारा पॉलिटी का सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, तब उसको समाप्त करेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ, कारण ये है क्योंकि इन दोनों को समाप्त करना मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है। क्योंकि देखिए, आपके SSC के एग्जाम में इनका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है कंपैरिजन अगर आप करेंगे ज्योग्राफी का। तो इसलिए इसको मैं साथ साथ क्लास लेता रहूँगा। हाँ, पर ऐसा हो सकता है 2-3 दिन में क्लास एक आ रही है, तो आप उसको थोड़ा पैनिक मत कीजिएगा, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और ये भी कहूँगा कि कई लोग कहते हैं PDF आप सर पहले से प्रोवाइड करा दीजिए, जिससे हम आराम से करते रहेंगे। आप क्लासेस लाएंगे, हम रिवीजन कर लेंगे। तो देखिए, PDF मैं आपको पहले प्रोवाइड कैसे करा दूँ जब मैंने खुद ही क्लास स्टार्ट नहीं करी है। तो मैं जब लेक्चर लेकर आ रहा हूँ, आप एक कॉपी बना लीजिए ज्योग्राफी की और उसके साथ नोट्स, खुद सेल्फ नोट्स बनाइए, ज़्यादा आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, बस आप उसको करके चलते रहिएगा साथ में। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, आपको सार इस पॉइंट का ये है कि हिस्ट्री को हम पहले समाप्त करेंगे, फिर पॉलिटी को, फिर इसके बाद आपका ज्योग्राफी होगा। और मैं जानता हूँ आपका MTS का एग्जाम है या कोई भी आने वाले अपकमिंग एग्जाम है, क्योंकि CGL और CHSL तो आपका निकल गया ऑलमोस्ट, तो उससे पहले मैं आपको समाप्त कराने की कोशिश करूंगा अप्रैल मंथ से, कि जिससे आप थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका बन जाए। इसलिए मैं इसको तीसरे नंबर पर रख रहा हूँ, क्योंकि प्रायोरिटी इसकी थोड़ी सी कम रहती है, एग्जाम में थोड़ा कम आता है ये। ठीक है, और बहुत डिटेल में बात करनी है, इसलिए मैं आपको ये लेक्चर बता रहा हूँ कि आज 25 तारीख थी, इसलिए मैंने आज लेक्चर पहले स्टार्ट करा। और बहुत थैंक्स कहूँगा, बहुत लोगों ने पेशेंसली कुछ भी क्वेश्चन नहीं करे कि सर आप क्लास लेके नहीं आ रहे। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इतने समझदार हैं कि जो टाइम बताया उसी हिसाब से लेक्चर स्टार्ट होंगे। एक छोटी सी और बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, 2-3 दिन में क्लासेस आती रहेंगी। और मैंने जो आपको बोला है, जिम्मेदारी मेरी है कि मैं पूरा सिलेबस आपको जल्दी से कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हमारे ज्योग्राफी के बारे में, जिसको भूगोल हम कहते हैं। और भूगोल को देखिए समझिएगा, मैं वैसे तो अगर आप देखेंगे, ये सोलर सिस्टम हो गया आपका, यूनिवर्स या ब्रह्मांड जिसको कहा जाता है, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। और ये बाद में कराया जाता है, कई जगह पहले भी कराया जाता है, तो ये थोड़ा सा इसको लेकर दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए हम इसको पहले, सबसे ज़रूरी हमारा जब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्ट तो हमारे यूनिवर्स से ही होगा, फिर हम धीरे धीरे अंदर आएंगे भारत में, फिर हम देखेंगे और चीज़ें। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं ज्योग्राफी, भूगोल। तो देखिए, इसको लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिक्कतें करती है। एक है यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले, इसका नाम है इरेटोस्थेनीज। ठीक है, आपके एग्जाम में आपने कई बार देखा होगा कि कंफ्यूजन होती है। एक है, इसका नाम हिकेटियस। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि इसके फादर का नाम क्या है, ज्योग्राफी के फादर, या कहेंगे ज्योग्राफी को पहले किसने निर्माण करा था, आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो दोनों के नाम आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, हिकेटियस भी दिखता है, इरेटोस्थेनीज भी दिखा जाता है। पर मेरा पर्सनली मानना है कि आपके एग्जाम में जब भी SSC में आया तो राइट आंसर इसको माना गया है। देखिए, अलग अलग तरीके से इन दोनों की महत्वता दोनों व्यक्तियों की बहुत अलग रही है। मैं इनके बारे में एक अलग से लेक्चर लेकर आपको बता दूंगा कि इनकी कॉन्सेप्चुअल क्यों इनको अलग अलग माना जाता है। कई जगह हिकेटियस को मानते हैं, कई जगह इरेटोस्थेनीज को माना जाता है। कारण मैं कभी बताऊंगा, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा नहीं तो ये उसको अलग से समझा देंगे। बट आप, मेरा मानना है, जितने मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाए, राइट आंसर SSC इसी को मानता है।
तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा। इन केस आपके एग्जाम में इसका नाम नहीं आता है इरेटोस्थेनीज का, तो आप हिकेटियस के साथ जा सकते हो, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट दोनों का नाम आ रहा है तो मेरा मानना है कि पर्सनली आप इसको जरूर लगाइएगा। जितने मैंने एसएससी में 2-3 बार देखा है, ये एसएससी इसी को राइट आंसर मानता है हमेशा से, तो आप इसको फर्स्ट वाले को याद रखिएगा, दूसरे को आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर इसका नाम नहीं आता तो आप हिकेटियस को लगाएंगे तो कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। कहानी बहुत लंबी हो जाती है कि दोनों के नाम क्यों आते हैं, उसके लिए मैं कभी और लेक्चर लेकर आपको समझा दूंगा। हमारे को बस अभी एमसीक्यूज फॉर्म में समझाना तो आपको समझा दिया। देखिए ये है आपका यूनिवर्स, ठीक है, ये हमारा सोलर सिस्टम है, इसको हम बाद में बात करेंगे। ये है हमारा यूनिवर्स। अब देखिए यूनिवर्स के बारे में भी कुछ चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि है क्या यूनिवर्स, ये बनता कैसे, हमारा ब्रह्मांड कैसे बनता है। देखिए ब्रह्मांड का एक कई साइंटिस्टों के द्वारा, देखिए ये अभी रिसर्च में ये चीज़ें आप जानते हैं, ब्रह्मांड को कहा जाता है कि यूनिवर्स आज तक फैल रहा है, अभी कंप्लीटली तरीके से जो एक कह सकते हैं ना पूरा इसका काम एंड हो गया है, ऐसा नहीं हुआ है। आज भी ब्रह्मांड की आप कहेंगे एरिया बढ़ता जा रहा है। तो ब्रह्मांड अनंत माना जाता है साइंटिस्टों के द्वारा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग वक्तव्य दिए थे, मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहली बात बोलते हैं कि हमारा ये ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ये चीज़ तो हमको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम यूनिवर्स को समझ रहे हैं, हम ब्रह्मांड को समझ रहे हैं। तो इसका देखिए कई कई इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए थे, बट एक व्यक्ति आते हैं जो बहुत ही उनकी जो पॉइंट थे उनके लॉजिकल माने गए। उन व्यक्ति का नाम था आपका जॉर्ज, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ फिर हिंदी में भी लिख लेंगे। उनका नाम था जॉर्ज लेमेतेयर। ये कहाँ के होंगे आपके, ये बेल्जियम के थे, राइट। और हिंदी में भी देख लेते हैं इनका नाम, जॉर्ज लेमेतेयर, राइट। ये इन व्यक्ति जो साइंटिस्ट थे बेल्जियम के रहने वाले थे, पूछे जाते हैं ऐसी बात। एक इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको आपने कई बार सुना होगा, जिसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बहुत बार आपने, अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट समझने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों में, तो आपको पता ज़रूर होगा बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा लग रहा है कि किस चीज़ से, विस्फोट से इसका रिलेशन है, एक्सप्लोजिव आप कह सकते हैं। इनकी थ्योरी में इन्होंने कहा कि ये ब्रह्मांड एक तरीके से क्या हुआ करता था, यूनिवर्स की इन्होंने एक परिकल्पना में अपने थ्योरी के हिसाब से बताई थी, बताऊंगा इनके। इन्होंने अपने कारण को प्रमाणिक भी बताया कि देखिए मैंने इस बेस पे कहा, वो काफ़ी हद तक सही भी माने गए और आज भी माना जाता है उनको। तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि एक जब ये ब्रह्मांड था, इससे पहले इसका अस्तित्व नहीं था, और ये छोटे से पॉइंट में कह सकते हैं, पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ वो अलग पॉइंट हो जाता है, बट आप कह सकते हैं जितना भी ये ब्रह्मांड का मास था एक ही जगह ये सेंटर, मतलब एक तरीके से सेंटर पे बना हुआ था, केंद्रित था वो। समझ रहे आप बात को। उसी पॉइंट को क्या कहा गया था, सिंगुलरिटी। क्या, सिंगुलरिटी ये, और इसको हिंदी में कहते हैं एकक। ये मैं आपको सारे जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एनसीईआरटीज़ के फैक्ट भी जोड़ रहा हूँ। मैंने आपको कोर्स में स्टार्टिंग में बोला था एनसीईआरटीज़ में जरूर रखूंगा क्योंकि ऐसे पॉइंट आते हैं, और कुछ टॉपिक आपको लगेगा कि बहुत डिटेल में चले गए, वहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें सीडीएस वाले भी जुड़े हैं और यूपी पीसीएस के भी जुड़े हुए हैं। 1-2 बच्चे होंगे, मतलब ज़्यादा बच्चों की संख्या नहीं है। वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि एसएससी वाले यहाँ पर रुक जाएं, ठीक है। पर कॉन्सेप्ट बनाना आपको ज़रूरी है, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो एक इंटरेस्टिंग बेसिस में समझ में आती है। तो उनके द्वारा कहा गया कि एक, जैसा आप ये मान लीजिए ये रखा हुआ है आपका, इन्होंने बोला इसमें पूरी पावर सम्मिलित थी, मतलब सम्मिलित मतलब जुड़ी हुई थी इसके अंदर, राइट। इन्होंने बोला उस सिंगुलरिटी, उस पद, उस जगह को नाम दिया इन्होंने बोला धीरे धीरे इसके अंदर प्रेशर, जैसे देखिए जितनी आप किसी चीज़ को संकीर्ण होती चली जाएगी, ठोस होती चली जाएगी, तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली अगर उसका डेंसिटी बढ़ रही है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर उसके अंदर कुछ पावर है ऐसी, तो टेम्परेचर भी बढ़ा, इसका डेंसिटी भी बढ़ी, राइट। इन्होंने बोला प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और ये प्रेशर बढ़ते 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 इस चीज़ का इतना ज़्यादा अंदर सघन हो गया कि ये एक तरीके से विस्फोट कर गया। मैं बहुत आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, अगर शुद्ध हिंदी में समझाता तो आप फंस जाते, साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से या साइंटिफिक भाषा में वो चीज़ें आपको समझना नहीं है। तो इन्होंने बोला वो जो सिंगुलरिटी, जिस पद को इन्होंने बोला है, जिस पॉइंट को बोला है, उसमें इतना टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर बढ़ा कि वो एक टाइम पे ब्रेक हो गया। ब्रेक तो नहीं कहेंगे, इससे पहले इसका एक शेप ऐसे टाइप का बनता है, और ये शेप बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर कह सकते हैं कि आपस में डेंसिटी हो गई, डेंस बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके कारण इसके बाद इसमें विस्फोट हो जाता है। जैसे आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, दबाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक टाइम पर उसकी लिमिटेशन है, उसके बाद वो अपने आप को, अपनी स्टेट को खो देता है। सेम वही कहानी यहाँ पर होती है, उसी को इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दे दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। आपसे इतना नहीं आएगा डिटेल में कि क्या था बिग बैंग थ्योरी, कुछ इसका कोई रिलेशन नहीं है, पर हम समझ तो रहे ना क्या कहानी है। बस ये पूछा जाएगा कि ये थ्योरी देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। उनका नाम था जॉर्ज लेमेतेयर, जो बेल्जियम के थे। और उन्होंने ये कहाँ से प्रूव करा, ये चीज़ लोग प्रूव भी तो होती है, इतने साइंटिस्ट आए बड़े बड़े, उन्होंने इस चीज़ को
माना कि हाँ इनकी काफ़ी हद तक इनकी जो बात है ये सही कही है इन्होंने, और इन्होंने एक दिया था जिसका नाम रखा इन्होंने रेड शिफ्ट। ठीक है, रेड शिफ्ट एक तरीके से इन्होंने बोला इसके तहत हुआ है। अगर आप साइंस वगैरह थोड़ी बहुत अच्छे से पढ़ी, आपने डॉपलर का जो आपने नियम पढ़ा होगा, डॉपलर 10th का चैप्टर है साउंड का, वहाँ पर आपने शायद पढ़ा होगा डॉपलर का, तो फ्रीक्वेंसी वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं ऐसे तरीके से, उसी से इसका रिलेशन था। मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा नहीं क्योंकि साइंस के यहाँ पे जोड़ेंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। ज्योग्राफी को ज्योग्राफी के तरीके से पढ़ना चाहिए। बस याद रखिएगा, अगर आपसे वन लाइनर के तरीके से पूछा जाता है कि ये बताइए कि ये जो बिग बैंग थ्योरी को उन्होंने प्रमाणिक तौर पे बताया कि हाँ ये मेरे प्रूफ हैं, इस तरीके से ये हुआ था और इसको लोगों ने माना था, तो कौन से डाटा के हिसाब से उन्होंने बोला, कौन सी उन्होंने घटना बोली, तो बोला इन्होंने रेड शिफ्ट। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी सघन होती चली जाएगी फिर वो एक तरीके से अपनी स्टेट को छोड़ देता, फिर वो एक तरीके से ब्लास्ट हुआ, और उसी ब्लास्ट के बाद बिग बैंग थ्योरी हुई। और उसके बाद इन्होंने कहा जब वो ब्लास्ट हुआ है तो ब्रह्मांड एक तरीके से धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ता चले गया और आज भी फैल रहा है वो। मतलब ब्लास्ट होगा तो जाहिर सी बात है, देखिए कोई बॉल है, बॉल में आपने बहुत ज़्यादा कुछ पार्टिकल्स जोड़ रखे हैं, आप उसको बहुत दबा रहे हो, फट जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके टुकड़े आसपास तो गिरेंगे नहीं, बहुत दूर दूर तक जाएंगे। तो उन्होंने उसी पार्ट को बोला कि यहीं से निर्माण होता है हमारे यूनिवर्स का, जो मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। अच्छा, ये भी आ सकता है कि ये कितने टाइम पे बन गया था, तो ये याद रखिएगा ये बनता है 1.3 सेकंड में। जब इसकी शुरुआत होती है हमारे ब्रह्मांड की, उसी टाइम पे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। लगभग आप कह सकते हैं 1.25 सेकंड में हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ब्रह्मांड है क्या मैं भी आपको समझाऊंगा, कितना वास्ट है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इससे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या, आपके एग्जाम के लिए क्या है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में किसने दिया, जॉर्ज लेमेथियर ने। एक इन्होंने पॉइंट को किसको इन्होंने मेंशन करा था, जिसको हिंदी में कहेंगे एकक, और वैसे सिंगुलैरिटी का इन्होंने एक सिद्धांत कह सकते दिया था इन्होंने। फिर उन्होंने किस चीज से उसको प्रमाण दिया था कि ये रेड शिफ्ट के द्वारा हुआ था, मैंने आपको बताया डॉपलर प्रभाव। साइंस का जब मैं कोर्स लेकर आऊंगा तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इसके बाद इन्होंने बोला जो इसका निर्माण हुआ है ये बस घटना थी मात्र 1.43 सेकंड की। अच्छा, ये जो घटना हुई है ये कितने वर्ष पहले हुई है, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो इन्होंने बोला ये लगभग 13.7 अरब वर्ष, मतलब आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी बात है ये। और ये जाहिर सी बात है इनके पास ना तो कोई एक रिसर्च के कोई पेपर होंगे, लगभग मतलब मान के सकते हैं जैसे 10 साल 15 साल के, तो हम अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो ये सारा क्या था इनका टोटल दिमागी रूप से इन्होंने एक सोच बनाई कि इस तरीके से हुआ होगा, और ये अब इन तरीके से इन्होंने कई अपने डेटा दिखाए। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। बहुत लंबी कहानी है क्योंकि बिग बैंग थ्योरी आज की मानी नहीं जाती और कई साइंटिस्टों के द्वारा इनकी बात को माना गया, कई लोगों ने नहीं माना। तो ये हो गया हमारा ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है। तो ब्रह्मांड ये है हमारा, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना था, नहीं तो कई बार क्या होता है जैसा आप रिसेंट वगैरह बुक्स में पढ़ते हैं तो समझ में ही नहीं आता। इनफैक्ट आप एनसीईआरटीज भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ लिया हमने। मैंने आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाया कि आप किस तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हो गया हमारे यहाँ से स्टार्टिंग यूनिवर्स की, जिसको आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड कह सकते हैं। अब देखिए समझते हैं इसके बाद क्या होता है। अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, यहाँ पे एक नाम लिखा है टॉलमी, यहाँ पे पी साइलेंट था इनके नाम में, वैसे इनको आप टॉलमी के नाम से पढ़ते हैं। अब देखिए टॉलमी के द्वारा भी कई सिद्धांत दिए गए थे। उन्होंने बोला यूनिवर्स के बारे में मैं भी कुछ बात करता हूँ। चलिए, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी है, ये सही है मेरे हिसाब से। अब आज के टाइम पे हम बात करते हैं कि यूनिवर्स है क्या। इन्होंने बोला, देखिए बहुत पुरानी बात है, इन्होंने लगभग बोल सकते हैं 140 ईस्वी की बात मैं कर रहा हूँ, और उस टाइम पे बात करते हैं। ये कहते हैं कि एक तरीके से जो ये आपका ब्रह्मांड है ये चलता है आपके जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये काम करता है। अब ये क्या है ये भी समझा देता हूँ मैं, और इसको हिंदी में याद रखिएगा। मेरे हिसाब से मैंने इंग्लिश में याद रखा था, सॉरी, तो इंग्लिश में याद रखेंगे हिंदी मीडियम वाले भी। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट इन्होंने बोला देखिए ये तरीके से क्या है, जो आपका पृथ्वी के जो एक तरीके से ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के एकदम सेंटर पे बैठी हुई है आपकी पृथ्वी, जिसको अर्थ कहा जाता है। और इन्होंने बोला जैसे आपके सूर्य है या ब्रह्मांड है, ये सारे पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। ब्रह्मांड, अब पूरे ब्रह्मांड को ये कह रहे हैं कि ये इसके ऊपर चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये थ्योरी एकदम तरीके से सिरे के तौर पे इसको नकार दिया गया कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। बाद में इसको नकारा गया था, पर इनके द्वारा क्या दिया गया था, इस सिद्धांत की इन्होंने बोला अर्थ जो है ये सेंटर पे है, और इसकी चारों तरफ जो भी हमारे ये प्लानेट है, या आप कह सकते हैं कि खासकर इन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके बोला जो आपका क्या नाम है ब्रह्मांड, कि ब्रह्मांड चारों तरफ पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। तो ये एकदम गलत तरीके से इसको खारिज कर दिया गया था। तो कई बार आता है कि टॉलमी के द्वारा क्या सिद्धांत दिया गया था, इन्होंने सेंटर पर रखा अर्थ को, और इन्होंने बोला सन हो गया या ब्रह्मांड हो गया, सारे इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं या घूम रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ब्रह्मांड में। अच्छा, ये बार हमने इस पॉइंट को पढ़ा। इसके बाद क्या करा, एक और व्यक्ति आते जिनका नाम है कॉपरनिक्स, ये आपने कई बार पढ़ा होगा इनका नाम भी।
देखिए कॉपरनिकस का सिद्धांत क्या आता है, ये भी अलग कहानी बना देते हैं। ये बस बिल्कुल सेम इनकी थ्योरी पे चलते हैं, बस एक चीज़ गलत कर देते हैं, ये मतलब अपना पॉइंट अलग दे देते हैं। ये कहते हैं कि देखिए उन्होंने सारी चीज़ें सही बोली है, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है, बस एक चीज़ उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने अर्थ बोला है, पर मेरा मानना है कि सन है और सन के चारों तरफ अर्थ भी घूम रही है और आपका पूरा ब्रह्मांड भी चक्कर लगा रहा है। तो ये कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया था। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन्होंने सेंटर पे किस चीज़ को रखा था, तो इन्होंने रखा था आपके सूर्य को। इन्होंने बोला सूर्य या सन वो केंद्र पे है, सेंटर पे, और इसके चारों तरफ पृथ्वी हो गई या अन्य ग्रह जो भी है हमारे, वो सारे इसके परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया कॉपरनिकस का, टॉलमी का हो गया, बिग बैंग थ्योरी। हमने तीनों चीज़ों को ढंग से समझ लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर रहे थे गैलेक्सी के बारे में। ये जो हम बात कर रहे थे ये कई बार आता है, जैसे आप देखेंगे तो बहुत अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग कहानी बताई थी। जैसे मैं बिग बैंग थ्योरी को बता रहा था, बिग बैंग थ्योरी। इसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम आपने बात सुना होगा, स्टीफन हॉकिंस। मैंने हॉकिंग का नाम बताया था ना, स्टीफन हॉकिंग, और जिनका मैंने बहुत अच्छे से आपको कई बार समझाया, और शायद स्टैटिक जीके के कोर्स में मैंने इनका नाम बहुत अच्छे से बताया था। क्या था इनकी बुक का नाम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। टाइम ट्रेवल की कॉन्सेप्ट को या टाइम के बारे में बहुत ज़्यादा इन्होंने रिसर्च करी थी, और ऐसा समझ लीजिए कि इनका माइंड अलर्ट था और पूरा इनका शरीर पैरालाइज था, मतलब माइंड से पूरे अलर्ट थे और हर चीज़ें अपने माइंड से इन्होंने चीज़ें करी रिसर्च। आप कभी डिस्कवरी साइंस या यूट्यूब पे ही सर्च कीजिएगा इनके बारे में, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे। और इनका आईक्यू जब चेक किया गया था तो अल्बर्ट आइंस्टाइन से इनका आईक्यू 10 ज़्यादा निकला था लगभग। मेरे हिसाब से अल्बर्ट आइंस्टाइन का था 156 के अराउंड और इनका 166 कुछ ऐसी था, ढंग से मुझे याद नहीं आ रहा कि नंबर क्या था, पर इनका आईक्यू ज़्यादा माना गया था और रियल में ये चीज़ें थी। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए थे। इन्होंने टाइम ट्रेवल के भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करा था कि ये हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं कि इम्पॉसिबल है, टाइम ट्रेवल हो भी सकता है, और उस चीज़ को साइंटिस्टों ने एग्री भी करा था। तो इनके द्वारा भी एक थ्योरी दी जाती है। इन्होंने बोला देखिए बिग बैंग थ्योरी जो लेमेथियर के द्वारा दी गई है वो एकदम ठीक है, पर उन्होंने एक चीज़ इसमें गलती कर दी। उन्होंने बोला कि ये कह रहे हैं कि एक मास के हिसाब से चल रहा था, मास में बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, वो टूट के फिर एक नई तरीके से थ्योरम बन गई बिग बैंग थ्योरी। पर उन्होंने बोला कि उनके द्वारा एक चीज़ वहाँ पर जोड़ दी गई थी लेमेथियर के द्वारा, मैं बताना भूल गया, कि वो कह रहे थे ये एक ही बार हुआ है लाइफ में और ये कभी नहीं होगा। पर इन्होंने बोला ये सब चीज़ गलत है, ये बार बार होगा। ये चीज़ उसको पॉइंट आउट ना करे कि लेमेथियर कहते हैं कि बस एक ही बार हुआ था, अब कभी नहीं होगा, ये बार बार होता है और हमारे यूनिवर्स के साथ अभी भी आने वाले टाइम के बाद भी कुछ समय के बाद फिर होगा। ये जैसे आपका पूरा मास इकट्ठा हो जाएगा एक जगह में, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सभी के कारण एक फिर दोबारा से दबाव बनेगा और फिर दोबारा से ये बिग बैंग की थ्योरी आएगी। तो इनके कॉन्सेप्ट थोड़े अलग थे। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने थ्योरम दी, अपनी अपनी कहानियाँ बताई। कई जगह इसको माना जाता है, कई जगह नहीं माना जाता। हमारे एग्जाम में इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं है, जो मैंने आपको वन लाइनर बताए आप उन्हीं को याद रखिएगा, ठीक है। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो था हमारा गैलेक्सी के ऊपर, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। गैलेक्सी है क्या? इसको हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा, ठीक है। अब देखिए नाम से समझ में आ रहा, आकाश गंगा। हमारे देश में गंगा कितनी सबसे लंबी रिवर बोलते हैं, नदी है वो हमारी गंगा। तो आकाश में गंगा, अब ये समझ लीजिए, ऐसा तरीके से समझ लीजिए कि हमारा जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स की हम बात करें तो देखिए ऐसे ऐसे आप चारों तरफ से समझ लीजिए अलग अलग गैलेक्सी बनी हुई है। अब गैलेक्सी होती क्या है ये भी समझना हमारी ज़रूरी है, दिमाग में क्या है कि गैलेक्सी क्या है। ये गैलेक्सी में बहुत छोटे छोटे ऐसे समझ सकते हैं आप, धूल कण को मिला के या तारों के समूह को, शॉर्टली अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे तो स्टार्स के समूह को या ग्रुप ऑफ स्टार्स, इसको आप गैलेक्सी का रूप दे सकते हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, उसको कहते हैं मिल्की वे, ठीक है। मिल्की वे, ये कई बार आता है कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, तो उसको कहा जाता है मिल्की वे। शुद्ध हिंदी में इसको क्या कहते हैं आप एक बार देख लीजिएगा, वैसे मिल्की वे ही कहते हैं मेरे हिसाब से। और मिल्की वे कहने का इसका तात्पर्य भी क्यों कहा गया, क्योंकि जो गैलेक्सी हमको आज के टाइम पे दिखती है उनसे थोड़ी अलग दिखती है, ये वाइट कलर की है। और आप जानते हैं मिल्की मतलब मिल्क क्या होता है, वाइट होता है। आप हमारे वेदों वगैरह में भी देखेंगे तो इसको इसी तरीके से दिखाया गया है। मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा कि वहाँ पर शायद चीर के नाम से प्रदर्शित करा गया है। तो जितने भी बहुत बड़ी बड़ी थ्योरम में दिया गया है तो हर जगह इसलिए इसको वाइट रंग से ही एक तरीके से दर्शाया जाता है। कारण ये है क्योंकि हमारी जो गैलेक्सी है वो वाइट कलर की, इसलिए इसको मिल्की वे भी कहा गया, आकाश गंगा जो हमारी है। तो इसी तरीके से समझ लीजिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि गैलेक्सी क्या है तो ये समझ लीजिए ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और उन गैलेक्सी में जैसे उनके तारों के समूह, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, इसी में बहुत सारी चीज़ें और ऐड कर लीजिए, जहाँ पर धूल कण, तारे वगैरह जो सब मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसको गैलेक्सी कहा जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दिया। अगर एग्जाम में आता है कि बताइए गैलेक्सी क्या है, तारों के समूह या धूल कण कह सकते हैं आप, उन सभी के समूह को ये गैलेक्सी का नाम दिया गया है।
अब ये समझ लीजिए ब्रह्मांड में एक गैलेक्सी की बात मैंने करी है, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी हैं। कई थ्योरम के हिसाब से माना जाता है कि लगभग अगर देखा जाए तो 100 अरब जो है आपकी गैलेक्सी है पूरे ब्रह्मांड में। एक थ्योरम के हिसाब से बताया जाता है कि ये थ्योरी है कि 100 अरब है। अब एक समझ लीजिए कितनी बड़ी गैलेक्सी है, जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी क्या नाम है, आकाश गंगा जो मिल्की वे है, वो देख लीजिए कितनी बड़ी है। अब उसी की तरीके से 100 अरब है। एक और चीज़ मैं आपको इसमें छोटे से इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ, जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आगे मैं बताऊंगा भी उसके बारे में। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने में, ये ब्रह्मांड है, एक अंदाजा लगाया गया है कि एक कोने से दूसरे कोने में अगर प्रकाश को ट्रैवल करने को हो तो इस जगह को, इस जगह को उसको मेजर करने में, यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचने में उसको कितने समय लगेगा। तो साइंटिस्टों के द्वारा कहा गया था लगभग 250 करोड़ वर्ष, 250 करोड़ साल लग जाएंगे एक जगह से उस जगह में जाने में। और हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड क्या होती है, तो ये अब अंदाजा लगाइए कि ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 100 अरब का जो उस तरीके से मैंने बताया कि गैलेक्सी हमारी होगी, और उसमें से एक गैलेक्सी हमारी है जिसको हमने अभी पढ़ना है हमारे एग्जाम के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिल्की वे। अब देखिए एक और चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जाम में आ जाए, वैसे आज तक आया नहीं है ऐसा जैसा एग्जाम में, पर पूछा जा सकता है कि जो आकाश गंगा है, जैसे हमारी ये गैलेक्सी है, इसके सेंटर पॉइंट को क्या कहा जाता है। तो इसका नाम होता है आपका बल्ज, इसको नाम दिया गया है बल्ज, ठीक है, ULG, दोबारा लिख लेता हूँ, बल्ज। और हिंदी में भी इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि गैलेक्सी के एकदम सेंटर या केंद्रित, अगर आप बात करेंगे केंद्र के पॉइंट को क्या कहा जाता है, उसको बल्ज का नाम दिया गया है। ये बहुत ऐसा बता रहा हूँ डिटेल का पॉइंट कि SSC में आज तक मैंने देखा नहीं है, प्रीवियस ईयर्स में आया UP PCS में, तो मुझे लगा ये इसके साथ इसको जोड़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे पॉइंट जो मैंने आपको गैलेक्सी से रिलेटेड बता दिए। कई बार अच्छा गैलेक्सी से 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है हमारे आसपास, अब देखिए मैंने जैसा आपको बताया कि लगभग ये माना जाता है कि 100 अरब गैलेक्सी हैं, तो सभी के बारे में तो हमको कोई जानकारी है नहीं, ब्रह्मांड तो अनंत है, उसके बारे में साइंटिस्टों के द्वारा अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। पर पूछा जाता है कि सबसे छोटी गैलेक्सी का नाम क्या है, तो इसका नाम है विलियमसन फर्स्ट, या इसको कई जगह विलीमन कहा जाता है, विलीमन, ठीक है, विलीमन फर्स्ट इसका नाम ज़्यादा आता है, विलीमन फर्स्ट इसको कहा जाता है। कई जगह आप विलियमसन देखेंगे, कई जगह विलीमन माना जाता है। और ये सबसे छोटी गैलेक्सी मानी जाती है। अगर आप पूरे अभी तक की जो हमारे ज्ञात, एक तरीके से हम देखें कि हमें ज्ञात है जो, उनमें से ये सबसे छोटी गैलेक्सी ये है। आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पास की सबसे, जो हमारी गैलेक्सी है जिसको हमने मिल्की वे कहा है, उसकी सबसे पास वाली गैलेक्सी का नाम क्या है, उसका नाम था एंड्रोमेडा। मैंने क्यों बोला अभी बता दो। एंड्रोमेडा पहले माना जाता था कि ये हमारे सबसे पास की गैलेक्सी है, इसको हिंदी में लिख लेते एंड्रोमेडा। पर अभी इसको हाल ही में आप सभी जानते होंगे इसका नाम बदल दिया गया कि एंड्रोमेडा नहीं है, इसके अलावा हमने एक नाम बोला था जो अभी एकदम नवीनतम खोज की गई है, उसका नाम है कैनिस मेजर ड्वार्फ। ये जो सबसे अभी नवीनतम खोजी गई है, बट ज़्यादातर अगर आप देखेंगे ये प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस में आया था, तो एंड्रोमेडा को माना जाता है। बट अगर आपके ऑप्शन में ये आ जाता है कैनिस मेजर ड्वार्फ, तो आप इसको जरूर लगाइएगा। ये जो अभी रिसेंट में खोजी गई है हमारे सबसे पास की गैलेक्सी, इसका नाम ये रखा गया है साइंटिस्ट के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी गैलेक्सी का नाम क्या हो जाएगा, तो उसका नाम है आपका IC1101। तो यह हो जाएगा आपका सबसे बड़ी गैलेक्सी का नाम। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बोला आपको सबसे छोटी गैलेक्सी का नाम है विलियमन फर्स्ट बोल सकते हैं आप, उसको विलियमसन भी बोल सकते हैं। और अगर सबसे बड़ी की बात करते हैं तो वह है आपके IC1101। इसके अलावा हमने बात करी हमारे पास की है, उसका नाम है एंड्रोमेडा। और अभी जो रिसेंट की एक थ्योरी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, कैनिस मेजर ड्वार्फ, जो अभी नवीनतम मानी जाती है कि हमारे पास की गैलेक्सी है जो मिल्की वे के पास पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। गैलेक्सी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको बता दिए। सेंटर पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में, प्री के एग्जाम में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेबुला। आपने एवेंजर्स मूवी देखी होगी, तो उसमें एक कैरेक्टर भी था नेबुला का, और ज़्यादातर वो मूवी वहाँ भी एक तरीके से ब्रह्मांड से उसका रिलेशन भी है। इसको याद रखने को देखिए हिंदी में बता देता हूँ। हिंदी में इसको कहते हैं निहारिका। मेरा हमेशा मानना है कि आप जब हिंदी मीडियम वाले भी हों तो कुछ वर्ड को ऐसे याद रखिएगा कि इंग्लिश में ही याद रखिए, उतना बेटर रहेगा। अब इसको देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। नेबुला बहुत सिंपल सा वर्ड दिख रहा है आपको, तो नेबुला मतलब क्या होता है, देखिए इसको आप कह सकते हैं, अगर बहुत शॉर्टली आपके आता है एग्जाम में कि MCQs में कि इसका ग्रुप, किस ग्रुप को कहा जाता है नेबुला, तो आप कह सकते हैं क्लाउड,
ग्रुप ऑफ क्लाउड, मतलब आप कह सकते हैं बादलों के समूह को कहा जाता है। अब ये बादल वैसे टाइप के नहीं है बादल, आप जानते हैं कि हमारे जो ब्रह्मांड में अलग अलग तरीके से जब ये ब्रह्मांड का तरीके से टूटा हुआ था बिग बैंग के थ्योरी के रूप में, तो कण बनते हैं, छोटे छोटे कण बनते हैं। कई जगह आप देखेंगे कण टूट रहे हैं तो जाहिर सी बात है धूल भी बनेगी, या उसी को आप तारा भी कह सकते हैं। तो इन सभी के जैसे धूल हो गया, गैस हो गई आपकी, या आप कह सकते हैं स्टार, इन सभी के समूह को ही नेबुला कहा जाता है। ऑलमोस्ट आप इसका सिमिलर बोल सकते हैं जैसे आपकी हमारी आकाश गंगा, जिसको गैलेक्सी का नाम दिया जाता है, पर ये थोड़ी सी अलग मानी जाती है नेबुला को। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी मैंने बता दिया अगर एग्जाम में आता है तो, वैसे इतना नहीं आता कभी नेबुला के बारे में। इसके बाद एक नाम मैंने रखा है सीरियस, इसको हिंदी में भी ऐसे ही पढ़ते हैं सीरियस। सीरियस क्या है? ये सबसे चमकता हुआ तारे का नाम ज़्यादा बोला जाता है साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये एक बार एसएससी के एग्जाम में आया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शामिल कर दिया। बाकी इससे कुछ खास आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हमारे स्टार्स हैं, ये स्टार है क्या एक तरीके से, ये किस तरीके का इनके अंदर ग्रुप पाया जाता है, तो याद रखिएगा गैसों का ग्रुप है इसके अंदर। ठीक है, गैसेज जो हैं इसके अंतर्गत पाई जाती है तारों के अंदर। अब कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है ये भी याद रख सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन। 71% के अराउंड ये हमारी हाइड्रोजन गैस होती है आपके स्टार्स में। और इसके अगर सेकंड नंबर में बात करेंगे वो होती है आपकी हीलियम, लगभग कह सकते हैं 26.5% आपकी इसमें क्या होती है, हीलियम होती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार ऐसा आ जाते हैं कि बताइए हमारे जो तारे बने होते हैं किससे बने होते हैं, गैस से, और सबसे ज़्यादा किसमें, हाइड्रोजन। और आप जानते होंगे कि यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी, वो भी हाइड्रोजन ही है। इसलिए आज के टाइम पे हम जो एक ऑप्शनल तरीके से ईंधन को यूज़ कर रहे हैं या फ्यूल को सोच रहे हैं कि कोई मिले, तो वो है आपका हाइड्रोजन। पर इसके लिए भी हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, नहीं तो बहुत आराम से अब उपलब्ध है, पर उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हमको आगे उसके लिए ओवरकम करना पड़ेगा। पर ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हमारी जो गैस पाई जाती है वो है हाइड्रोजन, और दूसरे नंबर पर पाई जाती है आपकी हीलियम, जो तारे के अंदर भी पाई जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, हालांकि आज तक आए नहीं है। ठीक है, तो हमने बात कर लिया ये आपका ये जो सारे फैक्ट थे। ये देखिए मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत करते थे, जो आपका सीरियस हो गया, नेबुला हो गया, गैलेक्सी हो गया, कॉपरनिकस ने क्या कहा, टॉल्मी ने क्या कहा, बिग बैंग थ्योरी में क्या है, इस चीज़ को मैंने बहुत आपको आसानी से समझा दिया जो आपको दिक्कतें ना करें। एक देखिए, वैसे मैं आपको सोलर सिस्टम अलग लेक्चर में लेकर आऊँगा। ये मैं आपको इंट्रो समझा रहा था कि ज्योग्राफी की हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं और इसका मतलब तात्पर्य कहाँ से है, शुरुआत कैसे होती है, तो गैलेक्सी से ही होती है ऑब्वियसली। फिर हम धीरे धीरे अर्थ में जाएंगे, फिर अर्थ के जो छोटे छोटे पॉइंट है, झील हो गई, नदियाँ हो गई, सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। सोलर सिस्टम को मैं जल्दी से क्विकली बता देता हूँ, रिवीजन के तौर पे आपके लिए आने वाले टाइम पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ढंग से विजिबल नहीं है, मैं फोटोज़ को डाउनलोड कर रहा था पर एक ओरिजिनल शेप में नहीं दिखे मुझे, फिर भी हम इसको जल्दी से समझा देते हैं। यहाँ पर मैं नाम लिख लूँगा जिससे आपको दिक्कतें ना आए। ठीक है, देखिए ये है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ये किस तरीके से बना है, तो मैं आपको एक चीज़ बोल रखी है कि धूल, कण, गैस, आप ये समझ लीजिएगा, इन्हीं सभी चीज़ों से बनते हैं। राइट, तो ये हो गया आपका सोलर सिस्टम की स्टार्टिंग, हम यहाँ से कर लेते हैं। चलिए, मेरे को लगता है कि अगले लेक्चर में ही बात करेंगे, क्योंकि फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, आधा ना छूट जाए कहीं आपसे, क्योंकि यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर में इनको थोड़ा क्लियर विजिबल हो। ये मरकरी देखिए थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा, अर्थ, सभी को मैं या तो कुछ ऐसी फोटो खुद ही अपने हिसाब से बना लूँगा जिससे आपको समझा पाऊँ कि किस तरीके से याद रखना है। रट्टा नहीं मानना कि सबसे पास में ग्रह कौन सा है, क्या क्या इनकी खूबियाँ हैं, क्या क्या इनकी कमियाँ हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। एक ब्रीफ मैंने आपको समझा दिया कि आपको कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, और मैंने आपको पहले ही बोला है कि ज्योग्राफी को इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि आपको दिक्कतें ना करें। और ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा अभी बनते नहीं है, बट ये ज़रूरी नहीं कि आपके आने वाले एग्जाम में नहीं बनेंगे, आ भी सकते हैं कि अच्छे क्वेश्चन बनने लग जाए। तो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझा दिया है। अगले लेक्चर को 2-3 दिन के अंदर लेकर आएंगे, और उसमें सोलर सिस्टम को समाप्त करने के बाद फिर जो हमारे अलग अलग पॉइंट है उनको हम अच्छे से देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा सोलर सिस्टम के बाद मैं रिवर सिस्टम आपको करा दूं, क्योंकि वैसे तो सिस्टमेटिक अगर तरीके से देखा जाए तो ये टॉपिक बनता नहीं है रिवर सिस्टम, नदियों के बारे में भारत की, पर फिर भी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, तो हो सकता है कि क्या पता क्वेश्चन आ जाएगा। तो बस इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।